श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। दोस्तों, आज पुनः हाजिर हूं आपकी खिदमत में दो ऐसे व्यक्तित्वों के साथ। ये हमारा इस तरह का पहला अनुभव है जब हम दो व्यक्तित्वों को एक साथ आपके समक्ष ला रहे हैं और दोनों आपस में सगे भ्राता हैं। दोनों भाई बंधुत्व की एक अद्भुत मिसाल प्रस्तुत करते हैं समाज में, और जहां कहीं भी एक भाई का नाम आता है वहीं दूसरे भाई का भी नाम आता है। दोनों भाई दिल्ली की, देश की अनेकों संस्थाओं में भिन्न भिन्न पदों पर कार्यरत हैं। सभी संस्थाओं में ट्रस्टी हैं, मेंबर हैं, सलाहकार हैं, युवा चेयरमैन हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं और ऐसी अनेक पदों पर विभूषित हैं, जिनके बारे में अभी आज के इस चर्चा में हम भाग लेंगे और आप सबसे रूबरू होंगे। आप सबको उनके व्यक्तित्व का एक मुजाहरा आज यहाँ देखने को मिलेगा। मैं आप सबका परिचय कराना चाह रहा हूँ। बंसल बंधु, रोहिणी में बंसल बंधु किसी परिचय के मोहताज नहीं। जहां कहीं भी सामाजिकता की, धार्मिकता की या प्रेम भाईचारे की, मित्रता की बात आती है, वहां बंसल बंधु का नाम बड़ी मुखर होकर निखरता है। वहां बंसल बंधु को बहुत ही प्यार के साथ, बड़े सम्मान के साथ, बड़े शान शौकत के साथ उनको याद किया जाता है। और आज हमारे बीच में हैं श्री संजय बंसल जी और श्री संदीप बंसल जी, दोनों भाई राम और भक्त भरत जैसे दो भ्राता, जो दोनों की बीच में एक प्रेम की अद्भुत मिसाल जैसे थी, वैसे ही आज के इस युग में दोनों भाई प्रेम भाव से साथ रहते हैं, साथ व्यापार करते हैं और सामाजिक क्षेत्र में भी जहां कहीं भी उनकी आवश्यकता पड़ती है अपना पूर्ण योगदान देते हैं। और बहुत एक लंबा चौड़ा उनका एक सर्कल है, एक लंबा चौड़ा मित्रता का की परिधि है या ऑरा है, आभा मंडल है। ऐसे श्री संजय बंसल जी, संदीप बंसल जी आज हमारे मध्य में है बंसल बंधु के रूप में। मैं आपको उनसे मिलवाना चाहूंगा। आइए बंसल बंधु जी, आपका स्वागत है। मैं बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, आपका स्वागत करता हूं हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है दस्तक से।
आइए बहुत बंसल बहुत बंधु जी। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का, दोनों भाइयों का, जुगल जोड़ी सरकार का, जो आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। दोनों की जो मुस्कुराहट है वो उनकी आंतरिक खुशी का परिचय देती है, उनकी आंतरिक दिव्यता को प्रतिबिंबित करती है। दोनों भाई मेरे हमारे बहुत प्रिय हैं और पूरे समाज में बहुत ही लोकप्रिय हैं, अपने मित्रों के बीच में, समाज सेवियों के बीच में। तो मेरा बंसल बंधु जी आप लोगों से, दोनों से पहला प्रश्न ये है कि आप भिन्न भिन्न संस्थाओं में भिन्न भिन्न पदों पर कार्यरत हैं, और जी कहीं पर आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, कहीं पर आप युवा चेयरमैन हैं, कहीं आप कार्यकारिणी सदस्य हैं, कहीं आप ट्रस्टी हैं। इन संस्थाओं के पीछे के साथ जुड़ने के पीछे आपका मुख्य मंशा क्या है, आपकी मुख्य उद्देश्य क्या है? ऐसा है ताहिर साहब, सबसे पहली चीज तो क्या जी है कि मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपकी पूरी टीम का, आप लोगों ने हमें मौका दिया आपसे रूबरू जी होने का। और जहाँ जी तक हमारी हंसी की बात है, आपकी तो शक्ल देख के ही अपने आप हंसी आ जाती है, आप खुद ही इतने प्यारे हो, इतने लवली हो। दूसरी बात ये है, अब आते हैं मेन टॉपिक पे। ऐसा है, हमारा जो परिवेश बचपन से हुआ है वो बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति में हुआ है। हमारे दादा ओके, दादी माँ बाप, उन्होंने हमें बचपन से एक ही शिक्षा दी कि बेटा धर्म जी की जड़ हमेशा हरी रहती है। दूसरी चीज ये है, समाज ने जितना भी आपको दिया है उसमें से कुछ ना कुछ आप समाज को जितना सामर्थ हो उतना वापस दो। दूसरी बात, सबको जोड़ के चलो, सबके साथ जुड़ के चलो। आपको ये दिखेगा कि आप जहां निकलोगे वहां खुशियां बांटते चलो, तो आपको हमेशा अच्छा लगेगा। और मकसद तो इन संस्थाओं में जुड़ने का कुछ नहीं है, सबसे बड़ी चीज ये है, इन संस्थाओं से एक फायदा होता है तायल साहब, जो लोग नहीं जुड़ते हैं मेरा उनसे आग्रह है जुड़ना चाहिए। एक हमारा सर्कल डेवलप होता है, एक हमारी मित्रता बनती है। दूसरी चीज, आज की डेट में हम लोग ये देख रहे हैं कि डिप्रेशन के बहुत ज्यादा केस आ रहे हैं। लोग अकेलेपन जी के अंदर, डिप्रेशन के अंदर आ जाते हैं, अपने सुख दुख की बात नहीं कर पाते। तो ये एक हम्म बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने विचारधारा के लोगों के साथ संपर्क में आते हैं, उनके साथ अपना मैत्री भाव बनाते हैं और उनके साथ अपने सुख दुख शेयर करते हैं। तो इसके अंदर आप देखिए कि डिप्रेशन जैसी बीमारी हमारे हिंदुस्तान में अगर देखा जाए यूरोप के मुकाबले कम है। उसके पीछे रीजन यही है कि हम लोग सोशलाइज बहुत ज्यादा है, और ये आजकल की नई जो जनरेशन है वो सोशल नहीं होना चाहती। वो अपने आप को कहते हैं हम प्रोफेशनल हैं, हम पढ़े लिखे हैं। मेरी नजर में वो लोग अनपढ़ हैं, क्योंकि वो सोशल नहीं होना चाहते। और युवा वर्ग सबसे ज्यादा डिप्रेशन में रहता है, मतलब वो जरा सा भी जी प्रेशर नहीं झेल पाते। आप और हमने जी तो कितना प्रेशर झेला है और कितना प्रेशर झेलते हैं, उसके बावजूद भी जी हंसते रहते हैं। तो ये हाँ संस्थाएं जो है ना जी, हमारे जीवन का मूल आधार है। दूसरी बात ये है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। आज हम जहाँ पे भी हैं, इस समाज की वजह से हैं। समाज ने हमारे को सपोर्ट करा, चाहे व्यापार में, चाहे व्यवहार में, चाहे परिवार में, चाहे रिश्तेदारियों में। तो हमारे से जो बनता है वो हमें समाज को जरूर लौटाना चाहिए, चाहे सूक्ष्म रूप में लौटाएं। जितने अपने अंदर सामर्थ्य है उतना लौटाना चाहिए। और धर्म कर्म तो होता ही होता है, और धर्म की जड़ मैंने पहले बताया हमेशा हरी रहती है। तो इसके लिए क्या है कि हम लोग कुछ नहीं करते, परमात्मा करवा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है आप लोगों के सहयोग से। हमें तो खुद समझ में नहीं आता कहाँ से क्या आता है, क्या चला आते जाता है। और समय की जो बात है, समय भी अपने आप निकल जाता है, पता ही नहीं चलता हम लोगों को। तो जी बाकी आप लोगों ने हमारे ऊपर इतनी जिम्मेवारियां दी हैं, और उसके लिए हम तो खुद ही शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों का जो प्यार है वो इतना जी भरपूर स्नेह हम लोगों को मिलता है दोनों भाइयों को, कि जिसका भी कोई मतलब मोल ही नहीं है, तोल ही नहीं सकते उसको कि भाई किसी शब्दों में, रुपयों में, पैसों में। और जो विश्वास है, जिस विश्वास से, जी देखो मेरा मानना क्या आता है साहब, यदि आपको किसी संस्था की, किसी की भी कोई जिम्मेवारी मिलती है, यदि आप जी उसको तरीके से नहीं निर्वाह कर सकते तो आपको वो नहीं लेनी चाहिए। इसलिए हम्म क्या है, मैं सूक्ष्म रूप से, हम लोगों ने बहुत कम संस्थाओं में हमने हम्म जिम्मेवारियां ले रखी है। दूसरी चीज क्या है, हम दोनों भाइयों का जो साथ है वो 1 और 1 11 वाला है, 1 और 1 2 वाला नहीं है। तो वो हम दोनों को एक दूसरे की ताकत से जो है ना जी, वो बल मिलता है ये सब करने का। और साथ में हमारे संस्कार, माता पिता के, दादा दादी के, ताऊ ताई के, हमारा बड़ा परिवार था। तो उसके अंदर क्या है, बड़ा परिवार है, हम लोग 17 भाई हैं जी।
बंसल बंधु जो नाम है वो हम दो से नहीं है, हमारे 17 भाई हैं। मतलब अच्छा अच्छा। हमारे 2 भाइयों की नहीं है जी, हमारे 17 भाइयों की ताकत है। 17 जी। भाई, और उसके बाद में 17-18 हमारे भतीजे भतीजियां हैं। मतलब ये एक भरा पूरा हमारा बंसल बंधु ग्रुप है पूरा का पूरा, वो एक ताकत है। बहुत ही, मैं समझता हूँ कि आपने बहुत ही बढ़िया ढंग से अपनी बात को कहा है। और मेरे आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जितने भी दर्शक, पवन जी आवाज गूंज रही है, आज जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी को ये बात निश्चित तौर पर अनुभव हो गई होगी कि जो आपका एक लंबा अनुभव है सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने का, वो आपके एक एक शब्द से प्रकट हो रहा है। पहली बात जो आपने कही, जो जिससे मैं बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ, मुतासिर हुआ, वो है कि परिवार के बड़ों ने आपको जो संस्कार दिए, आपने उन संस्कारों की अनमोल पूंजी को सहेज कर रखा, संभाल के रखा। जैसे उन्होंने कहा, धर्म की जड़ सदा हरी रहती है, यानी कि वो कभी भी सूखती नहीं है। तो आपने इसको जीवन का लक्ष्य बना लिया, आपने इसको जीवन का आधार बना लिया। इसके अतिरिक्त आपने दूसरा जो जीवन का आधार बनाया, वो बनाया कि लोगों के चेहरे पर किस तरह से हंसी आ जाए, आप कुछ ऐसा कर जाएं कि किसी मुस्कुराहटों पर निसार हो जाएं। तो ये जो दो बात आपने जो कही, दोनों बातें मैं समझता हूं पूरे जीवन जीने की कला की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है कि जीवन जिए तो कैसा जिए, दूसरों के लिए जिए और हंस के जिए, और जितनी हमसे बन सकता है, जो मैक्सिमम पॉसिबल, वो हम समाज को लौटा दें, क्योंकि समाज हमें बहुत कुछ देता है। और तीसरी बात जो आपने कहा कि जब हम बहुत सारे मित्रों के बीच में घिरे रहते हैं, तो जीवन में कितनी भी कठिनाइयां, कितनी भी संघर्ष क्यों ना झेलने पड़े, हम सभी संघर्षों का मुकाबला करते हैं और उनमें विजयी होकर निकलते हैं। तो ये जो आपने बड़ी एक ऐसा दृष्टांत देकर और खुद के जीवन से दृष्टांत देकर एक हमें प्रेरणा दी है कि किस तरह से जीवन जीना चाहिए, मैं निश्चित तौर पर बहुत प्रभावित हूं। और मैं समझता हूं कि जितने भी लोग आज इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, वो कहीं ना कहीं इस बात को, मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, वो समझेंगे कि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट। खुद मैं इसी बात का बहुत बड़ा हिमायती हूं। अच्छा, आपने एक बहुत बड़ा काम अभी रिसेंट में किया, पिछले 2-3 वर्षों में आप दोनों भाइयों ने अपने अध्यक्ष जी के साथ मिलकर एक आइडिया आपके जहन में उभरा कि कुछ ऐसा किया जाए जो दिल्ली क्षेत्र में, खासकर दिल्ली और एनसीआर में चिकित्सा के क्षेत्र में जो क्रांति ले आए। और चिकित्सा क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए आपने जो ये अग्रहा नरेश मेडिकल वेलफेयर जो सोसाइटी बनाई आपने, हेल्थ वेलफेयर, हेल्थ केयर, उस सोसाइटी के थ्रू जो मानव सेवा केमिस्ट की स्थापना की, उसके माध्यम से मध्यम वर्गीय परिवारों को, जो आज जिनके बजट के ऊपर एक डाका पड़ जाता है दवाइयों के कारण से, एलोपैथिक दवाइयों के कारण से, उस डाके को आपने कम करके उसके अंदर उनकी बजट को बिगड़े ना, वो उसको संभालने का काम जो किया है मानव सेवा केमिस्ट के माध्यम से, निश्चित तौर पर बहुत ही अनुकरणीय, सराहनीय, प्रशंसनीय है। मैं उसकी जितनी मुखकंठ से प्रशंसा करूं कम है। तो ये जो आइडिया है इतना बढ़िया दिल्ली में जो आपने किया, और आज समझता हूं कि दिल्ली और एनसीआर में कई हजारों लोग, बल्कि हो सकता है लाखों लोग भी इस प्रोजेक्ट से लाभान्वित हो रहे हैं, जहां आप बहुत ही रियायती दरों पर जो औषधियां हैं, जो जेन्युइन ब्रांडेड औषधियां आप उपलब्ध करा रहे हैं, वो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा काम है। ये आइडिया कहां से आया और आपको लगता है आप अभी तक उसमें किस हद तक सफल रहे हैं? और क्या आपको अपेक्षा थी कि ये जो प्रोजेक्ट है सेवा का, ये जो प्रकल्प आपने जो शुरू किया, क्या वो इतना सफल होगा? क्या आपको उम्मीद थी? आज मैंने देखा है, मैं स्वयं गया हूं कि वहां पर अक्सर 10-12 लोग तो हर समय लाइन में, क्यू में रहते हैं। तो आपको क्या ये विचार कहां से आया? आपको कितने लोगों तक आपने इस फायदे को पहुंचाने की कोशिश की है, और निकट भविष्य में क्या योजना है? सर ऐसा है, पहली बात तो क्या है, ये सब आप सब लोगों के सहयोग से हुआ है। हमने कुछ जी नहीं करा, हम लोगों ने सिर्फ सोचा था, मगर इसको जी पूर्ण रूप
आप सब लोगों के सहयोग सर, आप लोग सब लोगों के साथ से हुआ है। हम लोगों ने 51 लोगों की एक ट्रस्ट बनाई है और ये सभी 51 के 51 ट्रस्टियों का भरपूर हमको सहयोग मिल रहा है, भरपूर प्रेम मिल रहा है। उन्हीं की वजह से ये जो बहुत हमने छोटा सा पौधा लगाया था आज वट वृक्ष का रूप ले चुका है, जिसकी गूंज आज की डेट में दिल्ली और एनसीआर में पूरी हो चुकी है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा अभी पहले ही कि हमारे पास जो लोग बाग आ रहे हैं दिल्ली के नहीं अपितु एनसीआर के भी आ रहे हैं। एनसीआर के लोग गाजियाबाद से, सोनीपत से, गुड़गांव से, मतलब हमारे पास यहाँ दवाइयाँ लेने आते हैं और कई तो बड़े बुजुर्ग लोग आते हैं। तो कई बारी मतलब बड़ी अच्छे वाक्य सुनने को मिलता है, मैं भी आपको बताऊंगा उस बारे में। बट पहले मैं आपको बताता हूँ ये आइडिया कहाँ से आया। ऐसा था सर, मेरे ड्राइवर का एक थोड़ी प्रॉब्लम हो गई उसके फादर को। उसने मेरे से कहा कि सर मेरे को दवाइयों के लिए एडवांस पैसे दे दो 20,000 रुपए। मैंने कहा भाई 20,000 रुपए की कोई दवाइयाँ आती है? बोले सर आप केमिस्ट से लेके दे दो मेरे को। तो बाई चांस की बात क्या थी कि मैं उस दौरान हरिद्वार में पैकेजिंग का काम करता था फार्मा कंपनियों का। मैंने एक कंपनी वाले से बात करी, मैंने कहा यार ये दवाइयाँ चाहिए। उसने कहा यार है क्या ये दवाइयाँ, 7-8 हजार रुपए में सारी आ जाएंगी। मैंने कहा क्या इतना फर्क होता है? बोले इस चक्कर में आप ना पड़ो, ये दवाइयाँ लो। उन्होंने मुझसे 6,000 रुपए का बिल लिया। तब मेरे दिमाग में ये बड़ा एकदम खलबली मचती रही काफी साल तक कि भाई ये क्या है, ये कैसा चक्रव्यूह है। उसके बाद मैं पूछा क्यों परेशान हैं जी, कि भाई ये कैसा चक्रव्यूह। हाँ हाँ हाँ। तो मैं उसके बाद अपनी कुछ परेशानियों में फंस गया। बट इसके बाद हमारी बात हुई हमारे प्रधान जी से, राधेश्याम गर्ग जी से, विजेंद्र जी से, संजय सिंगला जी से, पंकज जैन जी से, हमारी जो टीम है 11 लोगों की, उन सब लोगों ने मैंने उन सबके आगे अपना प्रस्ताव रखा। सब लोगों को अच्छा लगा। हम लोगों ने इसको आप सब लोगों के सहयोग से, हम ये तो संभव ही नहीं हो पाता यदि आप लोग हमारे साथ ना खड़े होते। आपके सहयोग से हमने इसको शुरू करा। तो ये हमें पहले पता था कि इसके ऊपर प्रेशर इतना आने वाला है, इतना आने वाला है कि हम लोग इसको नहीं संभाल पाएंगे। और आज की डेट में सर करीब 300 से 400 लोग, 300 से 400 विजिटर की डेली विजिट है, डेली विजिट। और आपको मैं एक बात बताऊं, हमारा यहाँ पे जो स्टेशनरी है और जो हमारे इसके अंदर कैरी बैग्स हैं वो सारे फ्लोरेट ब्रांड की तरफ से स्पॉन्सर्ड हैं। हमारे कोई संस्था का कुछ भी कॉस्ट नहीं लगता। और अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं एक बारी दुकान पे काउंटर पर खड़ा था, हम लोग लगभग सारे जने मिलके 6 घंटे दुकान पे लगाते हैं। उस समय राधेश्याम जी देते हैं, विजेंद्र जी देते हैं, मैं भी देता हूँ, हम दोनों भाई देते हैं, संजय सिंगला जी भी देते हैं। मतलब करीब एवरेज में 6 घंटे हम लोगों के वहां दुकान पे लगते हैं। एक बारी मैं वहां दुकान पे खड़ा था, बड़ा छोटा सा वाक्य है, मैं मतलब जल्दी खत्म करूंगा। एक बुजुर्ग अंकल आए त्रिनगर से और दूसरे बुजुर्ग अंकल आए गाजियाबाद से। और वो जब गाजियाबाद से आए मेट्रो में बैठ के, तो वो त्रिनगर वाले जो अंकल थे उनके वो जानकार थे। उन्होंने उनसे कहा रे यार लाला, तू तेरे को क्या जरूरत पड़ी है सस्ते की, तू तो इतना पैसे वाला है। बोला भाई मैं सस्ते के लिए नहीं आया। बोले मेरे को ये पता चला हमारे अग्रवाल समाज ने एक अच्छी शुरुआत करी है, तो मैं सिर्फ इस दुकान को, इस संस्था को सपोर्ट करने की वजह से दवाई लेने आया हूँ। बोले मेरा सस्ते से मकसद नहीं है, ये मैंने इनको पहले ऑफर करा कि मेरे से पैसे लेके मुझे ट्रस्टी बना लो, मेरे से पैसे लेके सहयोग ले लो। तो बोले इन्होंने मना कर दिया, हाथ जोड़ दिए। तो बोले मैंने उस दिन प्रण कर लिया कि मैं खुद और प्लस हमारे जितने जानकार हैं उन सबको इसी दुकान पे भेजूंगा, जिससे संस्था को सपोर्ट हो और हमारे को समाज को सपोर्ट हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो। तो सर हमारे पास करीब आज 300 से 400 लोगों का फुटफॉल डेली है और सारे के सारे इतने हैप्पी हैं। आप समझो 17% से लेके 95% तक का डिस्काउंट जो वेरिएबल है, मतलब कोई फिक्स नहीं है। आप किसी भी मेडिसिन स्टोर पे जाओगे, कहीं 20% है, कहीं 15% है, कहीं 10% है, कहीं 25% है। हमारा मेडिसिन टू मेडिसिन, हम लोग बिल्कुल नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर इसको चला रहे हैं। साथ में अभी हमने क्या कहते हैं लैब भी खोली है, कलेक्शन सेंटर, जिसमें भी हम लोग बहुत रियायती दरों पे टेस्ट करवा रहे हैं। अभी ये कोरोना के चक्कर में हमारे डॉक्टर साहब को हमने क्लिनिक शुरू नहीं कराए। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं डॉक्टर दीपक कोठारी, वो हमारे साथ एसोसिएट हुए हैं सिर्फ चैरिटी के भाव से, सिर्फ चैरिटी के भाव से। एमडी डॉक्टर की फीस जहां आज की डेट में 1,000 रुपए से 1,500 रुपए है,
हमारे क्लिनिक में 100 रुपया पर पेशेंट मात्र है। और मैं आपको ये और बताना चाहूंगा, इस कड़ी के अंदर हमारा जो सबसे बड़ा सहयोग है, हमारे 2 सहयोगकर्ता जिन्होंने हमारे 2 डॉक्टरों की फीस, जो कि साल में 2.5 लाख रुपया बनती है पर डॉक्टर की, एक मिस्टर मुकेश चौधरी जिन्होंने आगे बढ़ के कहा भैया एक डॉक्टर मेरी तरफ से, एक प्रवीण गोयल जी नीरज पेपर वाले, उन्होंने कहा भैया एक डॉक्टर मैं दूंगा, संदीप भाई आप किसी और से डॉक्टर नहीं लोगे, डॉक्टर की एक की फीस पूरे साल की मैं दूंगा। तो ये सब सर समाज के सहयोग से चलता है, आप लोगों के सहयोग से चल रहा है और अच्छा चल रहा है, लोगों को बहुत फायदा हो रहा है इसका। और मैं बहुत अच्छा है आप जी। सब लोगों का शुक्रगुजार हैं, हम सब लोग, पूरी मानव सेवा सबसे टीम बड़ी जो बात है। क्या है कि हम अपनी फेस वैल्यू को अगर समाज निर्माण और समाज उत्थान के लिए लगाते हैं तो निश्चित तौर पर परमात्मा भी देखता है। और बिना किसी अपेक्षा के निष्काम भाव से जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे हम परमात्मा के की ओर उन्मुख होने लगते हैं। हर व्यक्ति का ये दायित्व बनता है कि वो परमात्मा के कार्य में भागीदारी करे। इसीलिए शायद उसने हमें मनुष्य बनाकर यहाँ पृथ्वी पर भेजा है। और मैं विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ कि इस परीक्षा में आप निश्चित तौर पर खरे उतरे हैं और भविष्य में भी खरे उतरेंगे। मेरा इसके अतिरिक्त आप जैसे इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं। एक आपकी एसोसिएशन है लिंगरी वाली, जो मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है। एक आपकी प्रिंटर्स एंड पैकर्स की है जो बवाना प्रिंट एंड पैक एसोसिएशन है। ये दोनों एसोसिएशन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, यानी कि औद्योगिक इकाइयों के हितों की रक्षा करने के लिए आपने बनाई और कार्य भी कर रही है। परंतु मैं देखने में यह आया है कि ये जो औद्योगिक एसोसिएशंस हैं, इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस, ये अपने कार्य का पूरी तरह से जो इनकी जिम्मेदारी बनती है उसका निर्वाह नहीं कर पाते। इस मामले में आपका क्या कहना है कि बवाना प्रिंट एंड पैक एसोसिएशन अपना कार्य कैसे करती है? क्या वो अपने दायित्व का पूरी ईमानदारी से निर्वाह कर पा रही है? आप उसके कार्य से कितना संतुष्ट हैं? निकट भविष्य में आप उसके कार्य को और सुधार लाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? इन सभी विषयों में मैं चाहता हूं आपके माध्यम से जो आपका वक्तव्य है, वो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन जो आज डोरमेंट पड़ी हैं, निष्क्रिय हैं, उनको भी एक सबक मिलेगा कि एसोसिएशन बनाना एक बात है, उसमें हर साल में एक बार चंदा ले लिया और कार्य जो सदस्यों के हितों की जो रक्षा होनी चाहिए वो नहीं हुई, तो ऐसे में निश्चित तौर पर हम एक गलत परंपरा को जन्म देते हैं। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? सर ऐसा है, हमारी जो बवाना प्रिंट पैक एसोसिएशन है वो वाकई में ही एसोसिएशन, आधे से ज्यादा लोगों को तो एसोसिएशन का मतलब ही नहीं पता होता। एसोसिएशन का मतलब है एक ऐसे लोगों का समूह, एक समान विचारधारा के लोगों का समूह जो एक साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक साथ चलना चाहते हैं, एक साथ सुख दुख में रहना चाहते हैं। बवाना प्रिंट पैक एसोसिएशन के अंदर इसका पूर्णतया हम लोग अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करते हैं। सर इसमें हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, एक एसएमएस पैक का ले रखा है, उसके ऊपर हम समय समय पर सरकारी योजनाओं का लोगों को मैसेज पहुंचाते हैं कि भैया ये सरकारी योजना है। सरकारी योजनाओं के हम लोग कैंप लगवाते हैं समय समय पर, चाहे हाउस टैक्स हो, चाहे पोल्यूशन डिपार्टमेंट का हो, चाहे वाटर डिपार्टमेंट का हो, चाहे ईएसआई डिपार्टमेंट का हो, कि लेबर के वेलफेयर के लिए जो हमारे वहाँ पे टाइम पे मेडिकल कैंप लगवाते हैं हम लोग। इसके अलावा जो सरकार के, देखिए बेटा क्या है, सरकार के जो हमारे वो हैं, आवाज आ रही है? आ रही आवाज? अच्छा, ओके। हाँ, तो जो सरकारी योजनाएं हैं, हमारी सरकारी योजनाएं हैं, उनको उन तक पहुंचाते हैं और साथ में उनको उनके बेनिफिट्स कैसे मिले। अगर यदि जैसे अभी लॉकडाउन के बाद में बैंकर्स से हम लोगों ने बात करी है कि भैया ये जो गवर्नमेंट ने 2 लाख करोड़ का 3 लाख करोड़ का जो दिया है पैकेज एमएसएमई उद्योग को, हमारी एसोसिएशन के लोगों को, मैक्सिमम लोगों को मिले। और दूसरी चीज क्या है, हम लोग टाइम पे टेक्नोलॉजी अवेयरनेस के प्रोग्राम बहुत करते हैं। हमारी जो प्रिंटिंग पैकेजिंग इंडस्ट्रीज है, ये सबसे ज्यादा हाईटेक इंडस्ट्रीज है। इसमें हर 6 महीने में कुछ नया आ जाता है।
यहाँ पे हम जहां तक पहुंचते हैं उससे आगे की नई चीज आ जाती है। तो हम लोग क्या है रेगुलरली जो है भाई मैं जो पर्सनली हूँ ऑल ओवर इंडिया के अंदर करीब करीब मैं 20 एसोसिएशन से जुड़ा हूँ प्रिंटिंग से रिलेटेड। तो उनके प्रेसिडेंट वगैरह भी मेरे दोस्त हैं। तो उन लोगों के साथ में मैं मिल के हम लोग पूरी टीम के सहयोग से हम टाइम टाइम पे अपना ये सेमिनार्स आयोजित करते हैं जिसमें लोगों को नई नई जानकारियां मिलती हैं, नई टेक्नोलॉजी के बारे में मिलता है, किसी को मशीन लेनी है उसके उसके बारे में पता चलता है। उसके लिए क्या हमारा जो मेंबर है पवाना प्रिंट पैक एसोसिएशन का जो मेंबर है उसको हम मशीन वाले के साथ बार्गेनिंग करके स्पेशल डिस्काउंट दिलवाते हैं कि भाई हमारे एसोसिएशन का मेंबर है, हमारी एसोसिएशन में 400 मेंबर हैं याद रख। तो वो उसके अंदर क्या है बेनिफिट हम लोग लगातार दे रहे हैं। और एक साल में हम बहुत अच्छा पारिवारिक प्रोग्राम भी करते हैं जो कि बिल्कुल विदाउट ड्रिंक विदाउट वल्गर। आपने तो लगभग सारे प्रोग्राम हमारे अटेंड करे हैं जिसमें कि हमारी एंट्री ही विद फैमिली होती है कि आप अपने बीवी बच्चों के साथ आओगे और एक फैमिली एटमॉस्फेयर बने कि हम लोग सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहें। मकसद वही है कि समाज ने जो दिया है वो समाज को वापस दो, एक दूसरे के सुख दुख में काम आओ, एक दूसरे के साथ चलो और तरक्की हो तो सबकी हो। ये बवाना प्रिंट पैक एसोसिएशन का मूल उद्देश्य है। हम लोग स्विट्जरलैंड भी गए, हम लोग अभी हमारी एमएसएमई डायरेक्टर के साथ मीटिंग चल रही है लगातार। अभी इस साल तो कोरोना की वजह से हमारी एक जर्मनी में 5 साल में एक 3 साल में एक एग्जीबिशन लगती है वो अब इस साल ड्रॉप हो गई। नेक्स्ट ईयर के लिए प्लानिंग चल रही है हमारी एमएसएमई से कि भाई हमारे मेंबर्स को कम से कम एटलीस्ट 20 मेंबर को गवर्नमेंट के खर्चे के ऊपर आप भेजिए। तो इस तरीके से हम लोग लगे रहते हैं, कोई ऐसा नहीं है अपनी तरफ से। तो आपकी जो एसोसिएशन है कुल मिलाकर कहने का विषय ये है, कहने की बात ये है कि आपकी जो एसोसिएशन है वो अन्य एसोसिएशनों से कार्य प्रणाली के मामले में भिन्न है। वो जो उसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, वो हर वो संभव प्रयास करती है जो किसी एसोसिएशन को अपने मेंबर्स के लिए करना चाहिए, है ना जी। तो ऐसे में आवाज मुझे लग रहा है साउंड गूंज रही है, हेलो। तो ऐसे में आपकी एसोसिएशन बहुत ही सक्रिय है, बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य कर रही है। अब मेरे पास आपके लिए एक सुझाव है कि पूरे देश में, विशेषकर पहले सबसे पहले दिल्ली में जितनी भी ऐसी एसोसिएशन हैं जो निष्क्रिय हो चुकी हैं, कहीं ना कहीं हम सबका दायित्व बनता है कि उनके अध्यक्षों को, उनके पदाधिकारियों को हम जगाएं, उनको कहें कि आप अपने मेंबर्स की हितों की रक्षा ना करके एक बहुत बड़ा गलत कार्य कर रहे हैं जिसके कारण से समाज में गलत मैसेज जाता है। आप ऐसा ना करें और उनको जागरूक करने के लिए जो भी संभव प्रयास है, जैसे आप 20 एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, आप उनके अध्यक्षों को कहिए कि आप हमारी वाली कार्य प्रणाली को अपनाकर और इस कार्य को आगे बढ़ाएं। इस तरीके से देश में जहां जहां जागृति की आवश्यकता है वहां वहां जागृति फैलाने का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आप अपनी कार्य क्षेत्र में और जोड़ लीजिए, ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा है। अब दूसरी बात ये थी कि जैसे आप अग्रवाल परिवार से संबंध रखते हैं, हम सबके वंशज महाराजा अग्रसेन जी जो आज से 5000 वर्ष पूर्व हुए थे और उनकी नीतियों और सिद्धांतों को निश्चित तौर पर हमने जीवन में कहीं ना कहीं अडॉप्ट किया है, अपनाया है। तो आप एक संस्था है जो अग्र केसरी धाम, जो अग्र केसरी महाकुटुंब के नाम से एक ट्रस्ट है जिसके द्वारा अग्र केसरी धाम तो महाराजा अग्रसेन जी की शान के लिए, उनके सिद्धांतों और नीतियों के प्रचार प्रसार के लिए बनाया जा रहा है। तो आप उसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या समझते हैं, उससे क्या लाभ होने वाला है समाज को, उसको बनाना क्या इतना आवश्यक है कि उसके लिए हम करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और एक अग्रसेन धाम बन भी जाएगा? तो आपको क्या लगता है क्या लाभ होने वाला है उससे? सर ऐसा है, जो पहली बात मूल सिद्धांतों की बात है महाराजा अग्रसेन जी की, मतलब हम लोगों का जन्म, हम लोगों का जीवन सदर बाजार में बीता है। हमारी पहले रिहायश सदर बाजार थी जो कि कर्म भूमि थी और सबसे बड़ी महाराजा अग्रसेन जयंती, दिल्ली की सबसे बड़ी महाराजा अग्रसेन जयंती सदर बाजार से निकलती थी जिसके अंदर हमारा दोनों भाइयों का पूरा पार्टिसिपेशन रहता था।
हम लोग एक हफ्ते से तैयारी में लगते थे अपने अग्रवाल संस्थाओं की साथ में, जो हमारी मॉडल टाउन की है, हमारी गली बरना की थी, उनके साथ लगते थे, वहाँ पार्टिसिपेशन करते थे। तो जो एक ईंट और 1 रुपए का जो महाराजा अग्रसेन जी का सिद्धांत था, आज हम लोग काफी हद तक उसे भूल चुके हैं। भूल क्या चुके हैं, आज हमारे कोई जरूरतमंद भाई है, कोई मित्र है, कोई रिश्तेदार है, आज हम उसे मदद नहीं करते। समय बीतने के बाद हम जरूर अपनी कॉलर खड़ी करने के लिए कहते हैं, यार एक बार बताता तो सही। अरे भाई, उसे बताने की क्या जरूरत है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा, तुम्हारी आंखें फूट रही है। जब तुम्हें नजर आ रहा है तो भाई उसके सपोर्ट करो यार, उसे साथ दो। हम लोग तो अपनी तरफ से ऐसा करने की कोशिश करते हैं जितना हो सकता है, सामर्थ्य के अनुसार। ऐसा नहीं है कि हम खुद परेशान होकर उसको सुखी करें ना, ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है, जो आपने कहा कि क्या करोड़ों रुपए खर्च करके महाराजा अग्रसेन धाम बनना जरूरी है, तो मैं कहूंगा ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बजाय 4 और मंदिर बनने के, ये एक महाराजा अग्रसेन जी का धाम बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अंदर हमारे सभी अग्रवाल समाज के भाइयों को साथ आगे मिलके आना चाहिए और इसको जल्द से जल्द पूरा कराना चाहिए। उसके पीछे एक बेसिक रीजन है सर, कि हमारी वाली जनरेशन तो महाराजा अग्रसेन जी के सिद्धांतों को जानती है, महाराजा अग्रसेन जी के सिद्धांतों को जानती है, मगर आज हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो नई जनरेशन है, वो पाश्चात्य सभ्यता के अंदर इस कदर रंग चुकी है, उन्हें महाराजा अग्रसेन जी के चरित्र के बारे में कुछ नहीं पता, उन्हें महाराजा अग्रसेन जी के बारे में कुछ नहीं पता। उनसे कोई हमारे पूर्वज है, हमारे पितामह है महाराजा अग्रसेन जी, ये हमारे वंशज है, हम इन्हीं की औलाद है, कहते कौन है, ऐसे तो बहुत राजा थे। मतलब उन लोगों को पता ही नहीं है। तो दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के अंदर यूथ का बहुत ज्यादा पाश्चात्य निजीकरण हो रहा है, प्रभाव आता जा रहा है। तो उसके लिए हमारे को ऐसा है, हमारा एक धाम बना हुआ है, हमारा अग्रोहा धाम बना हुआ है, मगर क्या वो हम लोगों की रीच में नहीं है। अब क्या है, ये हमारा यहाँ पे जो अग्रोहा धाम बनाने का जो हमारा मकसद था, वो क्या था, पहली चीज तो यहाँ पे चलचित्र के जरिए हम लोग अपने जनरेशन को, अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को महाराजा अग्रसेन जी के चरित्र के बारे में बताएं, उनके सिद्धांतों के बारे में बताएं, जिससे कि वो धर्म के साथ जुड़े रहें, हमारे समाज के साथ जुड़े रहें। जो हम करते आ रहे हैं वो भी वो करते हैं। कई बार हमारे बच्चे कहते हैं, अरे चाचा क्या कर रहे हो, पापा क्या कर रहे हो, क्यों आप समाज में पैसा दे रहे हो, क्यों आप ट्रस्टी बन रहे हो, आप हमें दे दो, गाड़ी खरीद लो, ये कर लो। तो ये विचारधारा बदलनी बहुत जरूरी है। जब तक ये विचारधारा हमारी युवा पीढ़ी की नहीं बदलेगी, तायल साहब आप ये समझो, जब तक कुछ हमारे अग्रवाल समाज का कुछ भला नहीं होगा। हम लोग जितना कर रहे हैं, मगर आज हिंदुस्तान है युवाओं का, पूरा संसार हिंदुस्तान पे नजर गड़ाए हुए है। सबसे ज्यादा युवा शक्ति संसार में आज हिंदुस्तान के पास में। तो हमें अपने युवाओं को, अपने अग्रवाल परिवार के युवाओं को जगाना पड़ेगा, महाराजा अग्रसेन जी के सिद्धांतों के बारे में बताना पड़ेगा। उस चीज के लिए भाई राजेंद्र अग्रवाल जी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और बहुत ज्यादा, मतलब वो, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि जिस टाइम वो दिल्ली में आए, महावीर बंसल जी के साथ में उन्होंने एक बार मेरे से, हम लोगों से संपर्क करा और हम लोग तो उसी दिन से दीवाने हो गए कि यार ये काम तो, मतलब ऐसा है, इतनी नीड है इसकी, ये होना चाहिए। और वो खाली महाराजा अग्रसेन जी का धाम नहीं है, वहाँ पे वृद्ध आश्रम का भी हमारा प्रोजेक्ट है। वहाँ पे हमारा बच्चों को, जो हमारे अग्रवाल बंधु के जो बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं, उनको एजुकेशन दे के उनको नौकरी पे लगाने का, प्लेसमेंट का भी हमारा प्रोजेक्ट है। उसके अंदर महारानी जी की रसोई चलाने का भी प्रोजेक्ट है कि जो हाईवे पे आता जाता आदमी, उसे 10 रुपए में भरपेट भोजन मिले, और वो भी शुद्ध देसी घी का। वो सब आप जैसों के सहयोग से होगा। दूसरी चीज, हम वहाँ पे एक नई परंपरा और जोड़ना चाह रहे हैं कि भाई आपके घर में बर्थडे है, आपके घर में कोई प्रोग्राम है, आप अक्षरधाम घूमने जाते हो, आप यहाँ जाते हो, आप वहां जाते हो, आप मनोरंजन के लिए यहाँ पे आओ, चलचित्र के जरिए आप जो है इसके अंदर अपने बच्चों को महाराजा अग्रसेन जी के चरित्र के बारे में बताओ। कहीं ना कहीं हमारे अग्रवाल समाज में इस चीज की बहुत बड़ी जरूरत है कि हमारी युवा पीढ़ी को हमें आगे लाना चाहिए और उसको हमें महाराजा अग्रसेन जी के सिद्धांतों से जोड़ना चाहिए, जिसके लिए ये महाराजा अग्रसेन धाम जो है ना जी, एक मील का पत्थर साबित होगा। आज लोग इसकी बुराई कुछ सोच रहे होंगे कि भाई ये क्यों बने, इतना पैसा लगाने की क्या जरूरत है, मंदिर में क्या करना है, हॉस्पिटल बना दो। अरे भाई, हॉस्पिटल का काम हॉस्पिटल वाला करेगा, मंदिर का काम मंदिर वाला करेगा, सबके काम अलग अलग है ना जी। सफाई वाले का काम अलग है, व्यापारी का काम अलग है, सैनिकों का काम अलग है,
अब भाई बॉर्डर पे सैनिकों का काम है तो सैनिक ही करेंगे ना, हमारा काम ही हम उनकी हौसला अफजाई करें। तो ऐसे ही है ये, तो सर 1000% हमारी होना ही चाहिए। और मेरी हाथ जोड़ के पूरे अग्रवाल समाज से अपील है, जितने भी लोग इस चीज को देख रहे हैं, कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े और अपने बच्चों को कम से कम महाराजा अग्रसेन जी के सिद्धांत के बारे में महीने में एक बार जरूर बताएं। और अपने अपने घरों में महाराजा अग्रसेन जी की एक चित्र, एक प्रतिमा जरूर स्थापित करें, क्योंकि हम बचपन से देखते आए, हम लोगों के घरों में थी। मैं पिछले 15-20 सालों से देख रहा हूँ, हमारे घरों से महाराजा अग्रसेन जी की तस्वीर हट गई। सिर्फ एक महाराजा अग्रसेन जी वाले दिन हमारे को याद आते हैं कि जी महाराजा अग्रसेन जी हैं, एक हमने प्रोग्राम कर दिया, वहां पे नेतागिरी कर दी, माला पहन ली, महाराजा अग्रसेन जी की जय। उसके बाद पूरे साल महाराजा अग्रसेन जी कहाँ है किसी को नहीं पता। तो ये चीज सर जरूरी है, ये गलत है, ये गलत है। महाराजा अग्रसेन धाम बनना बहुत जरूरी है और सब लोगों को इसमें भरपूर सहयोग देना चाहिए। और पूरा का पूरा इसका प्रोजेक्ट को करने में, कराने में राजेंद्र अग्रवाल जी तन मन धन से पूरा समर्पण भाव से लगे हैं, अपना परिवार छोड़ के, अपना व्यापार छोड़ के, मतलब कमाल कर रखा है जिन्होंने। देखो, ऐसा होता है कि जीवन में जो लोग इस तरह के इनिशिएटिव लेते हैं तो समाज बहुत लंबे समय तक उनको याद रखता है। तो राजेंद्र अग्रवाल जी ने जो भी ये बीड़ा उठाया है वो निश्चित तौर पर बहुत ही सराहनीय है। और हम अग्रवाल बंधुओं का, जितने भी भारत में हैं, जितने भी विश्व में हैं, जहां कहीं भी अग्रवाल बंधुओं ने अपने पैर पसारे हैं, अपनी सफलता का परचम लहराया, व्यापार के क्षेत्र में, दान करने के मामले में या अन्य मामलों में, आज आईएएस लॉबी है, ब्यूरोक्रेसी है, सब जगह। अब तो पॉलिटिक्स में भी हमारे अग्रवाल का जो उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। हम कोशिश करते हैं कि हमारे अग्रवाल भाई भी चुनकर आए। तो ऐसे में बहुत आवश्यक बन जाता है कि जो हमारा रूट्स है, जो हमारी जड़ें हैं, जो महाराजा अग्रसेन जी का सिद्धांत, जो समरसता का, भाईचारा का, कि हर व्यक्ति समाज में इंपॉर्टेंट है, हर व्यक्ति का हमें ध्यान रखना है, हर व्यक्ति की सहायता करनी है, हर व्यक्ति को उसके व्यापार को बसाने में, उसके घर को बनाने में मुख्य तौर पर 2 उद्देश्य जो रखे उन्होंने। एक तो व्यापार चल जाए उसका 1 रुपए से, और 1 ईंट से उसका मकान बन जाए। तो मकान और व्यापार, इन 2 बातों को महाराजा अग्रसेन जी ने ध्यान में रखा। उसके अतिरिक्त हम अग्रवाल समाज के लोगों में दया का भाव जो जागृत हुआ महाराजा अग्रसेन जी के, पहले हमारे यहाँ भी बलि की प्रथा थी जो महाराजा अग्रसेन जी ने बंद करवा दी। जब उन्होंने देखा है निरीह पशुओं की हत्या की जाती है बलि के चक्कर में, तो उन्होंने इसको बंद करवा दिया। तो ये अपने आप में एक बहुत ही दूर तक जाने वाला जो कार्य है। हम अग्रवालों में आज दया का भाव बहुत ज्यादा है, अग्रवालों में दान का भाव बहुत अधिक है। भले ही कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी यश की भी अपेक्षा रहती है, और इस यश के चक्कर में समझ लीजिए, या दान की भावना भी बहुत सारे लोग बिना किसी अपेक्षा के भी करते हैं। तो ये सब अपने आप में, अगर केसरी धाम की स्थापना से उन सिद्धांतों और नीतियों का जो प्रसार और प्रचार कहीं ना कहीं रुक गया है, वो पूरे दिल्ली में, एनसीआर में, पूरे भारत में, और जहां कहीं भी विश्व में अग्रवाल बंधु हैं उन तक पहुंचेगा। वो इसमें बहुत सक्रिय भागीदारी करेंगे और ये अग्र केसरी धाम बहुत भव्य स्थापित होगा और एक देश के लिए एक टूरिज्म का, पर्यटन का केंद्र भी बन जाएगा। और पूरे विश्व से जहां कहीं भी सैलानी आएंगे वो इस अग्र केसरी धाम को जरूर देखेंगे। ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। और राजेंद्र अग्रवाल जी और उनकी 51 टीम सदस्यीय जो टीम है फाउंडर लोगों की, उन सबको परमात्मा इतनी सामर्थ्य, शक्ति और बुद्धि प्रदान करे कि वो इस कार्य को पूर्ण करके ही चैन की सांस ले। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, चलते रहें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। इस भाव से राजेंद्र अग्रवाल जी की मैं इस मंच के माध्यम से भी मुक्त कंठ से प्रशंसा करता हूं, सराहना करता हूं। आप जैसे अन्य संस्थाओं में कार्य करते हैं, वैसे एक कार्य आपने बहुत अच्छा किया है, वो है श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल। आज अंतरराष्ट्रीय स्तर का आधुनिक सुविधाओं से लैस सुसज्जित एक ऐसा हॉस्पिटल है
जो निकट भविष्य में नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला। ऐसी मेरी अपेक्षाएं हैं उस हॉस्पिटल से, क्योंकि जो फैसिलिटीज और जो डॉक्टर्स की जो टीम, अनुभवी डॉक्टर्स की, चिकित्सकों की जो एक लंबी टीम है, वो आज नहीं तो कल कुछ ऐसे कीर्तिमान, कुछ ऐसे मापदंड जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के हैं, उन्हें स्थापित करने में सफल होगी। इसमें भी आपने एक अगर रत्न की भूमिका से, अगर रत्न की के टाइटल से आपको सम्मानित किया गया, विभूषित किया गया, तो निश्चित तौर पर आपकी बहुत सक्रिय भागीदारी है अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल में, रोहिणी में। तो आपको क्या लगता है कि कब तक ये अपनी पूर्णता पर आ जाएगा? जैसे कंस्ट्रक्शन पूरी हो चुकी है, काम भी हो गया, डॉक्टर्स भी आ गए हैं, पर जो फुल फ्लेजेड ऑपरेशंस हैं, कार्य है जो चिकित्सा का, मैं समझता हूं उसमें अभी भी कहीं थोड़ी सी कमी है, जो कि आप सबके प्रयासों से, और एक दिन ये स्वप्न भी साकार होगा कि दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल का नाम आएगा। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं कि क्या ये कब तक हो जाएगा, या आप आज की जो कार्यप्रणाली चल रही है उससे संतुष्ट हैं, या उसमें प्रोफेशनलिज्म का अभाव है, अभी और अधिक प्रोफेशनलिज्म की आवश्यकता है उसकी मैनेजमेंट में? क्या कहना चाहेंगे? बड़ी बेबाक राय मैं चाहूंगा आप प्रस्तुत करें, क्योंकि इससे दिल्ली क्षेत्र के और एनसीआर के, बल्कि पूरे भारतवर्ष के लगभग 6000 अग्रबंधु ट्रस्टी के रूप में जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में बहुत आवश्यक बन जाता है, आपका वक्तव्य बहुत दूर तक जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जी बताएं। सर ऐसा है, ये जो महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल है ना, ये सर ये अग्रसेन है, श्री अग्रसेन, श्री महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो है, हाँ जी, ये सर कीर्तिमान तो स्थापित कर चुका है। मतलब ये अच्छा जी, बनना, इतना बड़ा इंटरनेशनल और भव्य हॉस्पिटल बनना, वो सब आप लोगों के सहयोग से हुआ। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, कोविड के अंदर हमारा हॉस्पिटल लगातार, हमारी टीम पूरी की पूरी दिन रात सेवा कर रही है। भाई घनश्याम जी के, सुरेंद्र जी के, सुरेश जी के, ज्ञान अग्रवाल जी के नेतृत्व के अंदर, मतलब भरपूर तरीके से दिन रात हमारी डॉक्टरों की टीम ने एक कर रखा है। और कोविड के अंदर हमारे यहाँ पे सही होके जाने वालों की परसेंटेज बहुत ज्यादा है। ये हमारे सबके लिए खुशखबरी है। दूसरी बात, जहां तक फुल फ्लैश चलने का बात है हॉस्पिटल, इसके अंदर हम सबके सहयोग की अपेक्षा है। जैसा मैंने आपको बताया, मानव सेवा का एक उदाहरण दिया मैंने, कि अंकल जी ने कहा कि मैं यहाँ इसलिए आता हूँ कि मुझे सस्ता नहीं चाहिए, मुझे समाज को सपोर्ट करना है। जब तक हॉस्पिटल के प्रति 6000 ट्रस्टी अपना विश्वास नहीं प्रकट करेंगे, तब तक हॉस्पिटल के लिए, अगर आप एक बात बताओ, हमारे इतना बड़ा परिवार होने के बाद हमें बाहर के पेशेंट की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे अपने परिवार में कहीं ना कहीं सुख दुख चलते रहते हैं। और अब दिन प्रतिदिन हमारे ट्रस्टियों का जो है, हमारे ट्रस्टियों का जो विश्वास है हॉस्पिटल के प्रति मजबूत होता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, कोविड से पहले भी हमारे जितने कमरे शुरू थे उसमें 80% हमारी ऑक्यूपाइड थे। मतलब भरपूर तरीके से हमारा काम हो रहा है हॉस्पिटल के अंदर, और बहुत अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हम लोग दे रहे हैं, टोटली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। आज आप अगर ये सोचते हैं अमेरिका में किसी प्रकार की कोई इलाज हो सकता है, तो भाई सुरेंद्र जी के और घनश्याम जी के प्रयासों के द्वारा वो हमारे हॉस्पिटल महाराजा श्री अग्रसेन जी इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर वो इलाज आज संभव है। दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज मैंने कितना क्या नोट कराया है, भाई घनश्याम जी हैं, सुरेंद्र जी हैं, सुरेश जी हैं, ज्ञान अग्रवाल जी हैं, कुलदीप जी हैं, रमेश जी हैं, कोई भी है, जितने भी कार्यकारिणी के लोग हैं, इवन दैट मैं, हम मतलब मैं तो उतना समय नहीं दे पाता, मगर फिर भी ये है कि जितने भी लोग हैं वो व्यक्तिगत रूप से पेशेंट से और पेशेंट के परिवार वालों से रेगुलर टच में रहते हैं, उनसे पूछते हैं कि भैया आपको किसी प्रकार के हॉस्पिटल में परेशानी तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है सर। मरीज आधा तो वैसे ही ठीक हो जाता है, आधा तो वैसे ही ठीक हो जाता है जब उससे कोई केयर टेकिंग सीन करता है ना, हंसते हुए बात करता है उससे, और बड़ा मतलब हेल्दी माहौल के अंदर जब बात करता है, तो आधी बीमारी तो अपने आप भाग जाती है।
तो कीर्तिमान तो हमारा हॉस्पिटल स्थापित कर चुका है। अब तो समझो कीर्तिमान, नए कीर्तिमान तोड़ने हैं हम लोगों ने। अब तो नए ओके कीर्तिमान और स्थापित करने हैं। अब तो उससे आगे की तैयारी है सर। तो ओके ओके। कमाल है जी हॉस्पिटल। हाँ हाँ, सितारों के आगे जहां और भी है, तो हाँ कौन कहता कि आसमान में छेद नहीं हो सकता। एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। तो मतलब आप आसमान में छेद करने की फिराक में हैं, मैं समझ रहा हूँ। और इस प्रक्रिया में आप जितनी भी जो लोग हैं सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि वो इतनी तन्मयता से और मनोयोग से महाराजा श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल में आने वाले रोगियों का उपचार कर रहे हैं, उन्हें मोटिवेशनल सपोर्ट दे रहे हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करके उनका फीडबैक ले रहे हैं कि उनको कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है। और ये अपने आप में कार्य करने का एक बहुत बढ़िया तरीका होता है कि आप साथ ही साथ फीडबैक भी लेते रहें, ताकि जी जितनी भी सुधार की गुंजाइश है वो होती रहे। तो निश्चित तौर पर ये प्रोफेशनलिज्म का ही एक उदाहरण है जिसके बारे में मैंने आपसे पूछा था। तो इसको और अधिक प्रोफेशनलाइज वे में चलाने के लिए निरंतर सभी जो ट्रस्टी बंधु हैं उनको प्रयास करना चाहिए। जो अपने सुझाव हैं वो जो इसकी टॉप मैनेजमेंट है उस तक पहुंचाने चाहिए। ये मेरी सभी ट्रस्टी बंधुओं से अपेक्षा है। अब मैं आपके व्यवसाय से जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछना चाहूंगा आपसे कि भारत में जो आप जिस इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हैं, जिस इंडस्ट्री से आपकी आजीविका आप अर्जित करते हैं, वो इंडस्ट्री यानी कि प्रिंटिंग और पैकेजिंग, इस इंडस्ट्री का आप भविष्य कैसा आंकते हैं और उसके पीछे का सच क्या है वास्तव में? ऐसा अगर आप अच्छा आंकते हैं तो क्यों, और अगर वो कमजोर आंकते हैं और मध्यम आंकते हैं या उसको मतलब स्लो आंकते हैं, अगर ऐसा आपका आकलन है तो ऐसा क्यों है? अगर बहुत उज्जवल है तो क्यों, और कमजोर है तो क्यों? इस विषय में आप बताएं, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो मित्र हैं वो प्रिंटिंग और पैकेजिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। आप उस एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हो, और प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग एसोसिएशन बवाना में मैं समझता हूँ बहुत अधिक बंधु हैं, बहुत अधिक मेंबर्स हैं उसके, और उनमें से बहुत सारे लोग आज इस कार्यक्रम से रूबरू हैं, जुड़े हुए हैं, और बाद में इसकी रिकॉर्डिंग भी देखने वाले हैं। ऐसे में आप बताएं कि उनके प्रोत्साहन के लिए, उनकी मोटिवेशन के लिए, या उन्हें इस बिजनेस को स्विच और कर जाना चाहिए, किसी और बिजनेस में चले जाना चाहिए अगर इसका भविष्य कमजोर है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? सर देखो, पैकेजिंग का भविष्य कभी कमजोर ना था, ना है, ना होगा। ना था, ना है, ना होगा। क्योंकि पैकेजिंग को अगर मैं डिफाइन करूं, अगर मैं पैकेजिंग के बारे में बोलना चाहूं तो हो सकता है बहुत लंबी हो जाएगी। छोटी सी बात में मैं बोल देता हूं कि पैकेजिंग तो हमारा जब बच्चा पैदा होता है ना, जब से उसके जीवन में पैकेजिंग जुड़ जाती है, और जब अच्छा, उसको मृत्यु तक पहुंचता है तब तक उसके साथ पैकेजिंग रहती है। ओके। आप समझ गए होंगे मेरा मतलब। पैदा होते ही वो हाँ, कपड़ों में लिपट जाता है, उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए पैकेजिंग आ जाती है। जब मृत्यु हाँ होती जी, है तो उसके फिर बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए पैकेजिंग आ जाती है। तो पैकेजिंग ओके। ना तो कभी कमजोर थी, ना कभी कमजोर है, ना कभी कमजोर होगी। दूसरी बात, पैकेजिंग का व्यवसाय एक ऐसा है कि जिसमें कभी नुकसान की संभावना नहीं है। यदि जो भी कोई पैकेजिंग मैन्युफैक्चरर हमारा भाई है, वो दिमाग और ध्यान से कोई काम कर रहा है, अगर कोई गलती नहीं कर रहा है, तो इसमें नुकसान का तो खाना ही नहीं है। सबसे पहली बात, कम पूंजी में काम शुरू हो जाता है। छोटे रूप में शुरू कर लो, बड़े रूप में शुरू कर लो। और सर आज का जमाना तो सिर्फ और सिर्फ पैकेजिंग का है। अंदर माल जाए, मट्टी भी अगर आपको सोने के भाव में बेचनी है तो आपको एक अच्छी पैकेजिंग चाहिए। और पैकेजिंग जी, का तो सर इतना बड़ा बूम आने वाला है, इतना बड़ा बूम आएगा पैकेजिंग का, जो अभी भी चल रहा है। अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा हम लोग पीछे हो गए हैं। नहीं तो लॉकडाउन खुलने के बाद यदि कोई भी व्यवसाय पटरी पे आया है, सबसे जल्दी तो पैकेजिंग का व्यवसाय आया है। क्योंकि हर माल, हर ट्रेड, आप देखिए हमारी हिंदुस्तान में N95 मास्क सबसे ज्यादा बन रहे हैं, पीपी किट सबसे ज्यादा बन रही है। उनके लिए भी पैकेजिंग चाहिए, वो भी बिना पैकेजिंग के नहीं बिकेगा भाई, पैकेजिंग चाहिए। तो पैकेजिंग का तो युग सर
कभी भी कमजोर ना था ना है। और आपको एक बात और मैं बता रहा हूँ, आने वाले समय में पैकेजिंग का जी काम इतना होगा कि करने वाले नहीं मिलेंगे सर। करने वालों की कमी होगी, काम की कमी नहीं होगी। ओके। दूसरी बात, जितने भी पैकेजिंग लाइन से जुड़े हुए भाई मेरी बात को सुन रहे हैं, वो इस बात को बड़े अच्छे से समझ लें कि आगे फ्यूचर में हमें लेबर की अवेलेबिलिटी कम रहने वाली है और फ्लो काम का बहुत ज्यादा आने वाला है। उसको बैलेंस करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए हम जितना जल्दी अपने आप को ऑटोमाइजेशन के अंदर ले जाएं उतना ही बेहतर है। और यदि ऑटोमाइजेशन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई जाने में दिक्कत आ रही हो, कोई परेशानी आ रही हो, तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरे से जितनी यथासंभव होगी मैं उनकी मदद करूंगा, क्योंकि मेरा यूनिट ऑलरेडी 2012 से, हम लोगों ने 2012 में अपने आप को ऑटोमाइजेशन की तरफ लाना शुरू कर दिया था। 2015 में हम लोगों का यूनिट 110% ऑटोमाइज था, ऑटोमाइज है। और अब हम लोग नेक्स्ट उस ऑटोमाइजेशन के अंदर हाई स्पीड मशीन है वो अपने साथ में इन्वॉल्व करने जा रहे हैं। हम लोग अभी अपना एक एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, एक यूनिट ट्रॉनिका सिटी के अंदर बनाने जा रहे हैं। वहां पे सारी नई मशीनें हमारे साथ जुड़ेंगी जो हाई प्रोडक्शन वाली होंगी। तो एक तो हमें हाई प्रोडक्शन में जाना है, पहली बात। दूसरी बात, बिल्कुल होपलेस नहीं होना। काम बहुत है बाजार में, करने वालों की कमी है, काम की कोई कमी नहीं है। तो पैकेजिंग का तो सर अल्टीमेट काम है। मैं तो कह रहा हूँ सर कि हमें काम बदलने की जरूरत नहीं, किसी और को काम बदलना हो तो पैकेजिंग लाइन में आ जाए। अच्छा। नहीं, निश्चित तौर पर बहुत आपने अच्छे ढंग से बहुत ही मोटिवेशनल बातें कही और बहुत ही मन से बहुत ही आशावादी हैं आप अपने व्यवसाय के प्रति। जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और आपने उसकी बात की, ऑटोमेशन की, वो निश्चित तौर पर इस समय की आवश्यकता है, नीड ऑफ द आवर है। और जो लोग जितना जल्दी, जितना ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और ऑटोमेशन की तरफ चले जाएंगे, उनकी क्वालिटी भी बाजार में अन्य उत्पादों से कहीं ज्यादा उत्कृष्ट होगी, अच्छी होगी, और साथ ही साथ वो बाजार में compete करने में ज्यादा सफल हो सकेंगे। प्रतिस्पर्धा जो है, जो गला काट प्रतिस्पर्धा है बाजार में आज, उसको उसका सामना करने के लिए बहुत आवश्यक है कि आपका जो उत्पाद है वो उच्च तकनीक से युक्त हो, उच्च उत्कृष्ट गुणवत्ता का हो, और फिर उसके अतिरिक्त वो बाजार में कॉम्पिटेटिव भी हो। ऐसा प्राइस हो जिसको बाजार में, जहां पर अन्य प्रोडक्ट्स उसी जिस भाव में मिल रहे हैं उसी में आप भी दे सकें। तो ऐसे में निश्चित तौर पर आप धीरे धीरे एक मोनोपोली की तरफ बढ़ने लगते हैं और लोग आपके पीछे लाइन लगा के घूमते हैं और पैसे के लिए तैयार रहते हैं देने के लिए कि आप हमारा प्रोडक्ट बना दें या हमारे लिए प्रोडक्ट बना दें। तो निश्चित तौर पर आपकी जो सोच है बहुत ही दूरगामी है, दूरदृष्टि के की रखती है। और समय समय पर अगर हम इनोवेशन, नयापन नहीं लाएंगे अपने व्यवसाय में, तो हम पिछड़ जाएंगे और बहुत पीछे रह जाएंगे। आज भारत क्योंकि ग्लोबलाइज्ड हो गया है, विश्व में पूरा विश्व ही हमारा बंधु है, जो पूरे ब्रह्मांड में एक हमारे भारत की आज गूंज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जा रही है। और अब तो वोकल फॉर लोकल, जो आत्मनिर्भर भारत की जो बात अब मोदी जी कर रहे हैं, मैं समझता हूं उससे अगले 3-4 साल हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, हमारे निर्माण उद्योग का भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। और हमारे जितने भी भाई जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कड़ा संघर्ष किया है इस देश में अपने आप को स्थापित करने के लिए, इस देश की उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश के लिए उन्होंने बहुत सारा धन अर्जित किया है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है, देश को बहुत सारा रेवेन्यू कमा के दिया है, और फिर उसी में से बचा के अपनी रोजी रोटी भी अर्जित की है। और उसके बाद दान पुण्य के माध्यम से खासकर अग्रवाल बंधुओं ने जो कार्य किया वो निश्चित तौर पर बहुत ही एक भगीरथ प्रयास है, बहुत ही सराहनीय कार्य आप सबने किया है। अंत में मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहूंगा कि भी आपके अनुसार, आप दोनों भाइयों से मैं पूछूंगा, संजय बंसल जी भी मेरी बात को सुनकर मुस्कुरा रहे हैं, कि संजय जी आप दोनों ये बताएं कि भी अब आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। आपने अच्छी खासी एक मतलब सफलता हासिल की है हर क्षेत्र में,
सामाजिक क्षेत्र में भी, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी, रामलीलाओं में भी आप पार्टिसिपेट करते हैं, अग्रवाल सभाओं में भी आपका पार्टिसिपेशन है। जितनी भी हमारे जो मान लो अग्रसेन धाम, अगर केसरी धाम भी आप बनाने में शिरकत कर रहे हैं। अयोध्या में भी जो भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर, जो हिंदुत्व का बहुत बड़ा परिचायक होने वाला है, उसके निर्माण में भी आपका कहीं ना कहीं आधार में आप हैं। तो इतने सारे कार्य कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज के बारे में भी आप बहुत सक्रिय हैं। और फिर आप तो ये भी कह रहे हैं कि अगर किसी को टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के बारे में जानना है, अपने बिजनेस में ऑटोमेशन को इन्वॉल्व करना है, तो क्या मैं कैसे सहायता कर सकता हूं। तो आपकी इतनी ज्यादा सारी चीजें हैं। आप, मैं समझता हूं, भरपूर अपनी जिंदगी को पूरी समग्रता के साथ आप दोनों भाई जी रहे हैं, बहुत आनंद के साथ जी रहे हैं। दोनों में अभूतपूर्व प्रेम है, जो अपने आप में बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है, अनुकरणीय है। ऐसा जीवन होना ही चाहिए, जब भाइयों में, मित्रों में अत्यधिक प्रेम हो, स्नेह हो, हर समय मुस्कान हो चेहरे पर, दूसरे लोगों को मुस्कुराते देख सके। तो अंत में मैं 2 मिनट में आपसे ये जानना चाहूंगा, अब आपके जीवन का निकट भविष्य में, अब जो हमारा जीवन है, जब हमने एक मुकाम हासिल कर लिया है, एक कारवां हमारा जो चलते 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 एक मंजिल तक पहुंच गया है, तो अब आपके जहन में क्या आता है कि अब मुझे क्या क्या और करना है? समाज के लिए क्या करना है, देश के लिए क्या करना है, परिवार के लिए क्या करना है, और स्वयं अपने व्यक्तित्व के उत्थान के लिए, स्वयं के निर्माण के लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपने हैप्पीनेस कंटेंट के लिए मुझे क्या करना है? यानी कि परिवार के लिए, स्वयं के लिए, देश के लिए और समाज के लिए आप क्या करना चाहते हैं, संक्षेप में आप बताएं, तो हम अपनी ये बात बहुत सारे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इस बात को जहन में रखते हुए सर, ऐसा है, इस बात को जी, ऐसा है सर कि पहली बात तो क्या है, अभी हमारा जीवन शुरू हुआ है, अभी हमारा सफर शुरू हुआ है, अभी हमने कुछ भी हासिल नहीं ज्यादा आगे चला गया। दूसरी बात क्या है, हम कुछ हासिल भी नहीं करना चाहते सर। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं जैसा हमारा जीवन है, सादा जीवन, ऐसा चलता रहे, परमात्मा इसी में मौज बना के रखे, सबके चेहरों पे खुशियां रहे। सबसे बड़ी चीज है सब मिलजुल के रहें। जो हमारे समाज में टांग खिंचाई वाली प्रथा है वो खत्म होनी चाहिए, उसका मैं तो प्रखर विरोधी हूँ। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, भाई तुम यार अगर किसी का साथ नहीं दे सकते तो उसकी टांग भी क्यों खींच रहे हो? डड्डू तो मत बनो यार, डड्डू नहीं बनना। एक मैं छोटी सी कहानी बीच बीच में आ जाती है, आपका ही चेला हूं मैं, सुना देता हूँ कि एक बारी एक गाड़ी वाला एक गाड़ी में बहुत सारे डड्डू भर के लेके जा रहा था। तो उसने ना कोई ताला लगाया ना कोई जाली। उससे एक अंग्रेज ने पूछा, बोले यार तू ये डड्डू लेके जा रहा है, अगर ये गाड़ी में से कूद कूद के भाग गए तो तेरी गाड़ी खाली हो जाएगी। तो वो बोला भैया हम इसमें से गिन ले, तू 2-3 किलोमीटर तक चल लियो, 2-3 किलोमीटर मेरे पीछे आ जाए, एक भी नहीं उतरेगा। बोला कैसे, क्यों नहीं उतरेगा? उसने काउंटिंग करी और वो आगे गए, 1 किलोमीटर आगे जाके गाड़ी रोकी। गाड़ी रोक के जैसे उसने काउंटिंग करे पूरे के पूरे, बोला क्या हुआ भैया? बोला यार ये पता है क्या, ये है डड्डू। जैसे एक आदमी ऊपर उठने की कोशिश करेगा ना, दूसरा टांग पकड़ के खींच लेगा कि तू ऊपर क्यों जा रहा है, मैं जाऊंगा। तो बोले जैसे वो चलेगा वैसे तीसरा खींच लेगा। तो मेरे भाई हाथ जोड़ के विनती है, डड्डू मत बनो, डड्डू मत बनो, एक दूसरे की सीढ़ी बनो, सीढ़ी के पैर बनो, एक दूसरे को सपोर्ट करो, चाहे जैसे भी हो। हमारे समाज का मतलब क्या है सर? समाज क्यों बनाया गया था? समाज किस लिए बना है? महाराजा अग्रसेन जी का भी जो सिद्धांत है, 1 रुपया और 1 ईंट, उसके पीछे मकसद ये है कि हमारे 100 बंधुओं ने 1-1 रुपया दिया तो उस पर 100 रुपए इकट्ठे हो गए, 100 ईंटें इकट्ठी हो गई, मकान बन गया, व्यापार बन गया। मैं ये नहीं कह रहा आप फाइनेंशियल दो, मत दो पैसा, मगर उसको जैसे भी सपोर्ट कर सकते हो, कहीं नौकरी पे लगा सकते हो, कहीं नौकरी पे करवा सकते हो, कहीं उसको व्यापार में सपोर्ट कर सकते हो, तो वो दो। और दूसरी बात ये है ताया साहब, हम लोगों की तो अभी शुरुआत है, अब तो जीवन शुरू हुआ है। कहते हैं ना 40 इज नॉटी, तो 40 के बाद तो जीवन शुरू होता है, इससे पहले तो सब लगा रहता है।
तो बाकी ये है कि परिवार की अभी जिम्मेवारी हमारी सारी शुरू हो रही हैं, उन सबको निर्वाह करना है और अपने जीवन को बस लॉकडाउन में और हमेशा एक ही चीज कोशिश करी है कि एक बैलेंस बना रहे, कि परिवार को जब जरूरत है परिवार के साथ हो, जब समाज को जरूरत है जब समाज के साथ हो, जब भाईचारे को जरूरत है भाईचारे के साथ हो, जब दोस्तों को जरूरत है दोस्तों के साथ हो। मतलब साथ जरूर रहना चाहिए। आप जितना हो सकता है उतना साथ दो यार। हम लोग इसी को समाज कहते हैं, इसी को एसोसिएशन कहते हैं, इसी को संगठन कहते हैं। खाली एक धर्मशाला की बिल्डिंग बना देना, एक मंदिर बना देना समाज नहीं होता। समाज वो होता है जहाँ पे आप एक दूसरे का सहयोग करो। ये धर्मशालाएं, बावड़ी, कुएं, ये इसलिए सबके पैसे से बनवाए गए थे कि जिससे कि यहाँ सब लोग इकट्ठा हों, एक दूसरे का सुख दुख जाने, एक दूसरे के सुख दुख के बारे में जाने। हमारा तो सिर्फ मकसद जीवन का इतना ही है कि हम अपनी तरफ से कोशिश जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हो सके जोड़ के चले, और जोड़ते चलो भैया, जोड़ते चलो, मिलजुल के आगे बढ़ते चलो। मानव श्रृंखला एक जिसे कहते हैं ना, समाज की बननी चाहिए और उसके अंदर जो पॉसिबल है हम लोग उसके लिए तैयार हैं। हेलो, लाइव चल रहा है, उनका संपर्क हो गया। हाँ जी सर, सॉरी संपर्क टूट गया था। बस मैं यही कि बस मेरा मानना तो इतना ही है। डिसकंटिन्यू हो गया था। हाँ, बस मेरा मानना तो तायल साहब इतना ही है कि हम सब लोगों को समाज की परिभाषा को समझना पड़ेगा। हम लोगों को समाज के रूप में दिखाना चाहिए। आप ये देखिए, हमें सिख समाज से सीखना चाहिए इसके बारे में। सिख समाज हमारे बीच में से निकला हुआ है, जीता जागता उदाहरण है, जीता जागता उदाहरण। तो वो यूनिटी हम लोगों को अपने साथ में लानी पड़ेगी बस। निश्चित तौर पर आपकी जो बात है वो बहुत दूर तक जाएगी और बहुत सारे लोग उससे समझ उनके भीतर जागृत होगी, विवेक जागृत होगा और मैं समझता हूँ कि प्रेम भी जागृत होगा और वो समझेंगे समाज की अहमियत और समाज वास्तव में क्या है, एसोसिएशन क्या है, किसी भी संस्था को बनाने के पीछे वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए और जीवन का वास्तविक मर्म क्या है, जीवन जीने की कला क्या है, जीवन जीने कैसे सुखद हो सकता है, हर समय हमारे चेहरे पर कैसे खुशी हो सकती है, हमारे भीतर कैसे हैप्पीनेस कंटेंट बढ़ सकता है, ये सब बातें लोग समझेंगे, ऐसी मैं समाज से अपेक्षा भी करता हूँ। और आपका ये इंटरव्यू बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। हाँ जी, जरूर। एक बात और कहना चाहूंगा सर कि कह दो। एक हमारे दोनों भाइयों के जीवन में जो है ना, पर्दे के पीछे भी कुछ है। अच्छा, पर्दे के पीछे क्या है? जो हम दोनों की यूनिटी कह लो, हमारी एकता कह लो, या हमारा आपसी प्रेम कह लो, इसके अंदर जो सबसे बड़ा योगदान है, वो हम दोनों की धर्म पत्नियों का है। यदि आप हमारी धर्म पत्नियों से कभी मुखातिब होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि दोनों जुड़वा बहन है, और जबकि एक दिल्ली की और एक मुजफ्फरनगर की है। दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। क्योंकि ये ताहिर साहब देखिए, एक बात समझिए, ये हमारे परिवारों की एक परिवेश किसी भी परिवार के ऐसा है कि कोई भी, वो जो कहावत है ना कि औरत जो है घर को स्वर्ग भी बना सकती है और औरत घर को नर्क भी बना सकती है। तो हमारे यदि हम इकट्ठे हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर हमारा तो जो योगदान है, या हमारे माँ बाप के जो संस्कार हैं वो है, बट हमारे सास ससुर के और हमारे ससुराल वालों के कह लो, या हमारी धर्म पत्नियों के विचार कह लो, कि उनके विचार भी इतने ज्यादा अच्छे और इतने अच्छे हैं कि यदि कभी हम गलती से बोल देते हैं ना कि भाई, मैं आपको बताता हूँ, हमारी रसोई भी एक है, और आपको एक और राज की बात बताऊं, हमारे दोनों के कपड़े भी एक हैं। आज ये टी शर्ट मैंने पहनी, हो सकता है कल इसने पहन रखी है। हमारे कपड़े भी अलग अलग नहीं, अलमारी एक ही कॉमन अलमारी है हमारी। मतलब ये राज की बात बता रहा हूँ आपको। तो इन सब के अंदर जो सहयोग है वो हमारे घर की लेडीज का बहुत ज्यादा सहयोग है, और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ हर घर में
हर घर में और हर आदमी को इसी प्रकार की धर्मपत्नी मिले और इसी प्रकार की बेटी हो और इसी प्रकार की बहू जाए जो कि जोड़ने में विश्वास रखे। मतलब हम लोगों को आत्म आत्म बल मिलता है। हम लोग इतना ज्यादा बिजी रहते हैं, इतना ज्यादा संस्थाओं में जाना आना होता है, कभी उनके चेहरे पे शिकन नहीं आई। कभी बल्कि नहीं जाते ना, वो कहते हैं क्या बात है आज कहीं जा नहीं रहे, क्या बात है आज। असल में क्या है ना कि वो वास्तव में जब जीवन में कोई व्यक्ति कमी महसूस करता है तब वो इस तरह की कोशिश करता है कि दूसरे को पॉजेसिव, दूसरे के प्रति उसके ऊपर कब्जा जमाने की कोशिश करता है। पर जब व्यक्ति संतुष्ट होता है, भीतर कहीं गहरे में एक संतुष्टि का भाव होता है, तब वो निश्चित तौर पर बहुत ही प्रेम भाव से रहता है, संतोष के साथ रहता है, संतुष्टि के साथ रहता है। और शायद मतलब वही संतुष्टि आपके जो एक महिला किसी भी परिवार को जो जोड़ने का काम कर सकती है, एक सेतु का काम करती है, और कई एक तरह से कई पीढ़ियों का भला कर सकती है। एक महिला जो है वो अपने पक्ष की, जो मायका पक्ष है उसके भी लोगों का बहुत भला कर सकती है, और अपनी ससुराल पक्ष के लोगों का भी भला कर सकती है, और अपने बच्चों का तो भविष्य वो संवारती है। तो एक महिला की बहुत बड़ा दायित्व है, वो सही ढंग से निर्वाह करे तो मैं समझता हूँ कि ये जो धरती है ये पैराडाइज बन जाए, स्वर्ग बन जाए। और मैं समझता हूँ धीरे धीरे महिलाएं भी इस विषय में जागरूक हो रही हैं, और उन्हें सबसे ज्यादा जरूरी लगता है कि उनके जीवन में खुशियों का पदार्पण हो, और इस दिशा में वो कार्य भी कर रही हैं, पहले से ज्यादा परिपक्व हुई हैं। हम और अधिक परिपक्वता की उम्मीद करते हैं उनसे। इसी आशा के साथ मैं, समय हमारा पूरा हो चुका है, पहली बहुत समय से आगे चल रहे हैं। आपकी बातों में समय का पता ही नहीं लगा, और बहुत ही आनंद रहा। मैं समझता हूँ बहुत ही तृप्ति का एहसास आज हमें आपसे बात करके हो रहा है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ आपके परिवार को, आपकी धर्मपत्नियों को, हमारी भाभियों को, और आपको जो आपने ऐसी सोच रखी हुई है, और इसी सोच के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहें। चरेविति चरेविति, जीवन का यही सिद्धांत चलते रहें बिना रुके। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको साधुवाद जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद। आओ जी, पवन श्रीवास्तव जी आ रहे हैं। आज इस शेर में पता लगा होगा कि पीछे जब शूटिंग्स होती हैं चैनल्स की, तो डायरेक्टर किस पोजीशन में होता है? पहले तो मुश्किल काम है सर, पवन जी, डायरेक्टर ऐसा होता है, डायरेक्टर पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पे नचाता है। डायरेक्टर इतनी बड़ी पोस्ट है डायरेक्टर की। हम सब लोग तो आपके हाथों की कठपुतलियां हैं, जैसे आप नचा रहे हो वैसे नाच रहे हैं, वैसे नाच रहे हैं। ये चैनल खोलने का फोकस ही ये था कि हमारे अपने लोग इसमें पूरी दुनिया के सामने आए। हमारा सर्कल तो हमें जानता है, लेकिन आज भगवान का इतना आशीर्वाद है कि इस चैनल को न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, यूएस से सब जगह देखा जाता है। मेरे पास कमेंट भी आते हैं वहां से, पूरे इंडिया में देखा जाता है, और अभी भी जुड़ते जा रहे हैं लोग। और आज क्योंकि हम हर हफ्ते में 2 दिन ये प्रोग्राम रखते हैं 10 सक्सेस स्टोरीज के नाम से, और इसमें एक इंटरव्यू उन शख्सियत का जिनकी एक सक्सेस स्टोरी दुनिया को पता लगे, जिनसे प्रेरणा मिले। और सबसे ज्यादा प्रेरणा तो आप दोनों बंसल बंधुओं से दुनिया को मिलती है कि 2 भाई किस तरह से एक होकर कदम कदम पर साथ चलते हैं। और मैं तो कई बार नोट करता हूँ आप दोनों की ड्रेसेस भी बिल्कुल सेम होती हैं। तो बहुत बड़ी हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड के लिए मिसाल है, जहां पर लोग आपस में एक दूसरे एक दिन मैं पहनता हूँ, एक दिन ये पहनता है। आप आज मुझसे मिलते हो तो मैंने पहन रखी होती है, कल इन्होंने पहन रखी होती है, कल इनसे मिलते हो तो इससे आप है ना, मतलब मोटे भी नहीं होते, दोनों के दोनों बराबर रहने की कोशिश करते हैं ना। बॉडी को फिट रखना पड़ता है, नहीं तो कपड़ों का खर्चा डबल हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। इस टाइम बहुत लोग इसको देख रहे हैं प्रोग्राम को, तो मैं सबके आगे एक राज खोलता हूँ। मैं एक बार आप लोगों से मिला था एक बार्बर शॉप पे, सैलून में मिला था मैं, और मतलब मैं नोट कर रहा था कि जो हेयर कट कर रहे थे दोनों की कैचियां भी एक साथ ही चल रही थी।
ध्यान नहीं हो गया जी। वो भी बिल्कुल भी अलग अलग नहीं जा रहे थे, दोनों के दोनों एक साथ वो हाथ चल रहे थे दोनों के। तो बहुत बड़ी चलिए अभी मिसाल आपका है। संगीत का कार्यक्रम भी है। जी बिल्कुल, कल प्राण साहब हमारे द ग्रेट एक्टर, कॉमेडियन, सपोर्टिंग आर्टिस्ट, हीरो और सबसे बड़ा जिन्होंने नेगेटिव कैरेक्टर को सबसे ज्यादा एक नया रूप दिया था, और एक कैरेक्टर को भी, एक पिता के रोल को भी उन्होंने किस तरह से कितनी फिल्मों में अलग अलग तरह से निभाया। तो कल उनकी डेथ एनिवर्सरी थी प्राण साहब की, तो आज बहुत सारे सिंगर्स ने मिलकर एक कार्यक्रम तैयार किया है, ट्रिब्यूट टू प्राण सर, जिसको प्रेजेंट करने आएंगे एक वो सिंगर जिनके लिए सुशील तायल जी अक्सर अब मेरे को बोलते हैं कि वो तो बहुत ऊपर चला गया है। तो मैं नाम नहीं बताऊंगा, सीधा आपको मिलवाता हूँ जिससे आपकी ब्लेसिंग लाइव मिले।